दो लोग एक ही स्थान पे पैदा हुए, एक ही राशि में पैदा हुए, मान लीजिए मिथुन राशि में पैदा हुए, लेकिन दोनों की जीवन यात्रा में जमीन आसमान का फर्क आया। बचपन से ही एक इंसान के जीवन में इतने साधन बनते गए, उसके कर्म इतने अच्छे निकले कि उसके पैदा होने के बाद पेरेंट्स के जीवन में अपलिफ्टमेंट आती गई। उसकी वजह से उसका बचपन बहुत प्यारा बीता, और जब वो खुद अर्निंग वाले मोड में आया, अपने काम कारोबार के मोड में आया, तो उसके जीवन में भी सारे प्लेटफॉर्म उसको लगे लगाए मिलते चले गए और जीवन तरक्की में जाता चला गया। वहीं उसी समय पे पैदा हुआ दूसरा इंसान जिसकी राशि सेम थी, उसके जीवन में बचपन से ही संघर्ष आते चले गए। वो बचपन में ही था कि उसके पेरेंट्स के काम कारोबार बंद हो गए, जिसकी वजह से उसका बचपन बहुत ही मुसीबतों में बीता। और उसके बाद जब वो अर्निंग मोड में आया तो उसके जीवन से संघर्ष जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब अगर इन चीजों का फर्क हम राशि में या प्लैनेट्स में ढूंढने जाएंगे ना, तो ढूंढे से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि देखने में वही राशि है, उसके राशि लॉर्ड एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, तो फर्क है कहां? तो फर्क ऐसा है कि जो प्लैनेट्स हैं ना, जो ग्रह हैं, ये एक एक्टर की तरह है। एक्टर किसी की लिखी स्क्रिप्ट पे, किसी की लिखी स्टोरी पे अपनी एक्टिंग कर रहा होता है, किसी की लिखी स्क्रिप्ट पे अपना डांस कर रहा होता है। और प्लैनेट्स डांस नहीं करते, प्लैनेट हमसे डांस करवाते हैं। तो आज हम उसी स्क्रिप्ट राइटर की बात करने वाले हैं जो प्लैनेट्स को अपनी स्क्रिप्ट पे नचाता है। जी हां, ये स्क्रिप्ट राइटर हैं नक्षत्र। ये नक्षत्र ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि इंसान की लाइफ में क्या होगा। यानी जो आपके जीवन का व्हाट है ना, ये नक्षत्र डिसाइड करेंगे। ये नक्षत्र ही होते हैं जो आपके जीवन का व्हेन डिसाइड करते हैं, यानी कब होगा। आपके जीवन में जो भी घटनाक्रम होने हैं वो कौन से होने हैं और कब होने हैं, ये सारी की सारी जो स्क्रिप्ट है ना, ये नक्षत्र ही लिखते हैं। और नक्षत्र जो हैं, इनकी गाथा अगर आप एक बार जान गए तो ना केवल आप अपने जीवन में अपने बर्थ चार्ट को एक माइक्रोस्कोपिक वे से एनालिसिस कर पाओगे। देखिए, बर्थ चार्ट को देखना, मेरी ये राशि है, ये ग्रह है, चौथे का लॉर्ड 10वें में बैठा हुआ है, लग्न लॉर्ड 8वें में बैठा हुआ है, ये चीजें आप में से सारे दर्शक जो हैं या बहुत सारे दर्शक जो हैं अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन फर्क कहां पे आता है कि जो एक लेमैन को एस्ट्रोलॉजर बनाता है वो होता है नक्षत्रों का ज्ञान। जब आप नक्षत्रों की भाषा को समझ आते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने बर्थ चार्ट को जूम इन कर लेते हैं। अब बर्थ चार्ट के अंदर छोटे से छोटे घटनाक्रम भी आपको समझ आने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको यह समझ आना शुरू हो जाता है कि आपके बर्थ चार्ट का वेदर रिपोर्ट आज के दिन क्या क्या कह रहा है, अगले महीने क्या क्या कह रहा है, और अगले साल का या अगले 5 सालों की वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है। अगर आपको मौसम की रिपोर्ट की जानकारी हो तभी आप छाता लेके घर से निकलोगे या अपने काम को कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे कर सकते हो। तो नक्षत्रों का ज्ञान इसलिए होना भी जरूरी है कि आपकी किस्मत में कमी कहां पे आ रही है आप उसको समझ सको। मेरी जिंदगी में मेरी मेहनत में कमी कहां पे आ रही है, मुझे रिजल्ट प्रॉपर क्यों नहीं मिल रहे हैं, ब्लॉकेज हटेगी कैसे, ये सारी चीजों का ज्ञान जो है ना, नक्षत्रों की भाषा को समझने के बाद प्रॉपरली आपको मिल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब अगर नक्षत्रों की बात करें ना, नक्षत्रों को समझने के लिए आपको नक्षत्रों की पौराणिक स्टोरी जो है ना, इसको एक बार सुनना समझना जरूरी है। चंद्रमा की कहा जाता है 27 पत्नियां हैं। 27 पत्नियों के पास चंद्रमा रोज एक दिन एक पत्नी के साथ रहते हैं। हर पत्नी की अपनी नेचर है, अपना बिहेवियर है, अपना स्वभाव है। और चंद्रमा तो आपको पता है पानी जैसे स्वभाव के हैं। और पानी का क्या स्वभाव होता है कि जिस बर्तन में चला गया उसके जैसी शेप ले ली, जिस रंग में चला गया उसका रंग उस जैसा हो गया। तो चंद्रमा जिस भी पत्नी के साथ एक दिन रहता है, चंद्रमा की नेचर बिल्कुल उसके जैसी बन जाती है। अब इस 27 पत्नियों को आप जरा ट्रांसलेट करिए 27 नक्षत्रों में। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी सिंबॉलिक है, मायने बड़े गहरे हैं कि 27 नक्षत्र हैं आकाश में। नक्षत्र होता क्या है? तारा समूह, तारों का एक समूह। बचपन में हमने 8वीं कक्षा में तारों के समूह कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। इन्हीं को नक्षत्र बोला जाता है। इनमें से 27 नक्षत्रों का चुनाव जो है ये हमारे लर्नेड ऋषियों ने किया हुआ है, जो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अब चंद्रमा आकाश में चलता चलता किसी ना किसी नक्षत्र की बैकग्राउंड से तो निकलेगा। और ये जो चंद्रमा का बैकग्राउंड से निकलना है ना, ये नॉर्मली एवरेज एक दिन के लिए रहता है। तो चंद्रमा किसी भी नक्षत्र की जब बैकग्राउंड से निकलता है ना, तो हम कहते हैं चंद्रमा अपनी एक पत्नी के साथ रह रहा है। अब चंद्रमा का उस दिन के लिए जो स्वभाव है ना,
बिल्कुल उस नक्षत्र के जैसा हो जाएगा। और ये एक रीजन रहता है कि किसी दिन आप बड़ा एनर्जेटिक फील करते हो और किसी दिन एकदम से आप बड़ा लो फील करते हो। किसी दिन आपका दिल करता है पिछले सारे पेंडिंग काम निपटा दूं, और किसी दिन आपका दिल करता है आज रहने दो, कल पक्का। कोई एक दिन होता है कि आपको इमोशंस बहुत ज्यादा कंट्रोल करती हैं, आप भावनात्मक रूप से बड़ी जल्दी ट्रिगर हो जाते हो, हर चीज में निराशा या हर चीज में खुशी फील कर जाते हो। और फिर एक दिन आता है एकदम से आइसोलेटेड, बड़ा रूखा सा महसूस करते हो। कई बार आपको लगता है कि मन एकदम इतना ब्लॉक हो रखा है, इसको अनब्लॉक कैसे करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और दूसरे दिन आप इतने ज्ञानी हो जाते हो कि खुद तो अपने काम सॉल्व करते हो, लोगों को भी बड़ा ज्ञान देना शुरू कर देते हो कि चीजों को सही कैसे करें। ये आप ही होते हो, लेकिन आपके थ्रू आपका चंद्रमा बोल रहा होता है। और चंद्रमा को बुलवा कौन रहा होता है? वो नक्षत्र चंद्रमा जिसके ऊपर से निकल रहा होता है। तो ये तो बात है रोजमर्रा की, लेकिन बड़ी बात क्या होती है कि जब हम पैदा हुए, आकाश का नक्शा खींचा गया, उस आकाश के नक्शे को तो आपकी जन्म कुंडली बोला जाता है। उस समय पे चंद्रमा जिस नक्षत्र के आगे से निकल रहे थे ना, वो आपका जन्म नक्षत्र है। अब ये समझ लीजिए कि आपका एक क्यूआर कोड बन गया। ये सारी जिंदगी की स्टोरी अब आपके लिए डिसाइड करेगा कि आपकी जिंदगी में घटनाक्रम कैसे वाले होंगे, कब कब होंगे, किस सीक्वेंस में होंगे। यही चंद्रमा का नक्षत्र बताएगा कि आपके जीवन में आपके घटने वाली जो घटनाएं हैं उनका रिलेशन पिछले जन्म से कितना है, आपकी फ्री विल से कितना है, इस जन्म में किस लेवल तक आप चीजों को चेंज कर सकते हो। इवन यही नक्षत्र आपको बताते हैं कि चीजों को ठीक करने के लिए जो उपाय आपने करने हैं वो किस तरह के उपाय हो सकते हैं। लेकिन यहां पे एक और चीज है कि खाली चंद्रमा जिस नक्षत्र से निकल रहा होता है वो नहीं, हर ग्रह किसी न किसी नक्षत्र की बैकग्राउंड से निकल रहा है। तो हर ग्रह जो है उस नक्षत्र के रंग में रंगा जाता है। उदाहरण के तौर पे अश्विनी नक्षत्र जो है चीजों को शुरुआत करने का नक्षत्र है। अब अगर चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र से निकलेगा तो ऐसा इंसान जो है किसी भी नए काम को शुरू करने से घबराएगा नहीं। लेकिन ठीक उसी समय पे उसी इंसान का अगर बुध भी अश्विनी नक्षत्र में होगा तो ऐसा इंसान किसी भी चीज को समझ बड़ी जल्दी लेगा। अश्विनी नक्षत्र द्रुत गति का, स्पीड से काम करने का है, तो ऐसे इंसान की जो बुद्धि है ना वो बड़ी तेजी से चलने वाली होगी। लेकिन इसी समय पे चंद्र बुध को छोड़ दीजिए, शुक्र अश्विनी नक्षत्र से निकलेंगे तो अब शुक्र का रिलेशन क्या है? शुक्र जो कारक है ये आपके संबंधों के कारक हैं, शुक्र आपके रिलेशनशिप के कारक हैं। ऐसा इंसान किसी से भी कोई भी संबंध बनाने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। ऐसे लोग होते हैं क्विक रिलेशनशिप वाले। तो अब देखिए चंद्रमा जो हैं उन्होंने अश्विनी नक्षत्र में डिफरेंट रिजल्ट दिया, लेकिन शुक्र ने अश्विनी नक्षत्र में डिफरेंट रिजल्ट दिया। ग्रहों का अपना कारकत्व वही रहेगा। चंद्रमा इमोशंस के कारक है तो नक्षत्र इमोशंस चेंज करेंगे। शुक्र अगर रिलेशनशिप के कारक हैं तो शुक्र इंसान के रिलेशनशिप के स्टेटस को चेंज करेंगे किसी एक नक्षत्र में जाके। इस चीज को मैं चाहूंगा, क्योंकि ये जो जानकारी आज दे रहा हूं ना, ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसको, इस वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा देखिए, हो सके इसके मुख्य बिंदु नोट करिए, ये आपके बड़े काम आने वाले हैं। तो जैसे राशियों की बात हो रही थी, एक राशि 30 डिग्री की होती है। अब किसी इंसान के हमने उदाहरण के तौर पे राशि बोली थी इस वीडियो के शुरू में, मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के तत्व क्या होते हैं? मिथुन राशि का तत्व होता है किसी भी इंसान की लर्निंग कैपेबिलिटी, किसी भी इंसान की सीखने की कला, किसी भी इंसान की कम्युनिकेट करने की पावर। कोई भी इंसान स्किल कौन सी लेना चाहता है, ये सारी चीजें मिथुन राशि से डिसाइड होती हैं। सपोज करिए मेरे सामने 2 इंसान खड़े हैं और दोनों की मिथुन राशि है, लेकिन एक की मिथुन राशि जो है उसमें उनका जन्म नक्षत्र मृगशिरा है और जो दूसरे इंसान है उनकी मिथुन राशि में उनका जन्म नक्षत्र आद्रा है। अब दोनों को हमने सेम चीजें बोल दी, लेकिन इन सेम चीजों में, चीजों के घटने में, चीजों के होने में जमीन आसमान का फर्क आएगा। जिनका नक्षत्र मृगशिरा है वो अपने जीवन में बड़े क्यूरियोसिटी से चीजों को सीखने वाले होंगे कि भाई ये कैसे हुआ, मुझे शुरू से बताओ। चाहे उनका फील्ड है नहीं है, वो चीजें पढ़ पढ़ के, स्क्रोलिंग कर करके, इधर उधर से पूछ के वो चीजों को सीखने में बहुत ज्यादा क्यूरियस रहेंगे अपने जीवन में। यानी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश चीजों को सीखना इनकी नेचर का एक पक्का पार्ट बनेगा। लेकिन वही जो आद्रा वाले हैं ना, वो ऐसे बिल्कुल नहीं सीखेंगे। उनको होनी अनहोनी जो है ना जीवन में वो सिखाएगी। भावनात्मक रूप से इतनी टर्बुलेंस इनके जीवन में आएगी या उनके जीवन में होने वाले घटनाक्रम उनको सिखाएंगे। यानी उनको टीचर्स डे पे अपने जीवन में होने वाले घटनाक्रमों को हैप्पी टीचर्स डे का मैसेज भेजना चाहिए। उनको सिखाने का काम कोई क्यूरियोसिटी नहीं करती है,
उनके जीवन में होने वाली घटनाएं उनको सिखाती हैं। अब एक ही मिथुन राशि, दो अलग अलग लोगों के अलग अलग नक्षत्र, देखिए कितना ज्यादा उनके जीवन में फर्क आया। ये माइक्रोस्क्रिप्ट है जो हमें नक्षत्र बताते हैं। अब एक और चीज आती है कि जीवन में क्या होगा, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कब होगा। कब होगा, दशांतर दशा से पता चलता है। अब ये दशांतर दशा कहां से आती है? दशांतर दशा भी नक्षत्रों से ही आती है, और ये डे 1 पे डिसाइड हो जाता है। जब इंसान पैदा होता है ना, उसका चंद्रमा जिस भी नक्षत्र से निकल रहा होता है, सपोज करिए किसी भी इंसान के जन्म के समय उसकी कुंडली में उसके चंद्रमा केतु के नक्षत्र से निकले, तो जन्म लेते ही उसकी जो महादशा होगी ना, वो केतु की होगी। अब केतु के बाद जो दशा है वो शुक्र की आएगी, शुक्र के बाद सूर्य की आएगी, सूर्य के बाद चंद्रमा की आएगी, चंद्रमा के बाद मंगल की आएगी। ये फिक्स पैटर्न बनेगा। लेकिन यही पैटर्न जो है वो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को बताता है। तो आपके जीवन में कौन सा घटनाक्रम कब होगा, टाइमर कौन सा लगा हुआ है, ये भी आपको नक्षत्र ही बताता है। अब टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के बाद अगर आपकी नेचर की बात करें, आपके भावनात्मक बैलेंस की बात करें, इमोशनल इंजन की बात करें, इमोशनल इंजन यानी आपके जीवन में एक इंजन है हमारा हार्ट, जो दिल को या हमारे शरीर को चलाता है। फिर एक इमोशनल इंजन होता है जो हमारे जीवन को चलाता है। जिस इंसान के अंदर इमोशनल बैलेंस नहीं होता ना, वो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता है। तो इमोशनल इंजन जो है ना, ये भी नक्षत्र डिसाइड करते हैं। अब कृतिका वाले जो हैं वो हर चीज में क्लैरिटी लेके आएंगे। पुष्य वाले जो हैं, पुष्य नक्षत्र वाले लोग जो हैं नर्चरिंग नेचर के होते हैं, केयरफुल नेचर के होते हैं। आश्लेषा वाले जो लोग हैं, ये स्ट्रेटजी मेकिंग, हर चीज को पूरे स्ट्रक्चर वे से करना, ये आश्लेषा वाले लोग करते हैं। तो आपका बिहेवियर कैसा है, आप जीवन में किसी काम को कैसे करते हैं, आपके किसी काम में गलतियां कैसे हो सकती हैं, ये सारी की सारी चीजें नक्षत्र 1 मिनट में बल्कि चुटकी में बता देते हैं। अगर आप केवल और केवल प्लैनेट्स को देखते रहेंगे ना, प्लैनेट्स आपका कह लीजिए कि एक समंदर है, एक राशि कह लीजिए एक समंदर है, और नक्षत्र क्या है, उस समंदर में उठने वाली लहरें। लहरें आपको उस दिन का, उस समय का पैटर्न बताती हैं। तो नक्षत्र जो हैं, इनको अगर आपने रीड करना सीख लिया तो आप ना केवल कुंडली को अच्छे से जान पाओगे, बल्कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ चीजों को बताना शुरू कर दोगे। और अगर उपायों की बात करें, तो उपाय भी अगर नक्षत्र बेस्ड होना तो बहुत क्विकली असर करते हैं। हर ग्रह का, हर राशि का, हर एक के लिए सेम उपाय नहीं हो सकता। अगर सेम उपाय होगा फिर वो उपाय नहीं कहलाएगा, फिर वो टोटका कहलाएगा। अगर आपने उपाय करना है ना, तो नक्षत्रों को बीच में लाना बड़ा जरूरी होता है। नक्षत्र बताता है आपकी तासीर क्या है, नक्षत्र बताता है आपको असल में किस तरह के उपाय की जरूरत है। क्या आपको जेमस्टोन की जरूरत है, क्या आपको हवन यज्ञ की जरूरत है, क्या आपको असल में डोनेशंस करनी चाहिए, या आपको जप तप करना चाहिए। जो नक्षत्र ये इंफॉर्मेशन देते हैं ना, वो इंफॉर्मेशन ना केवल आपके लिए काम करती है, बल्कि आपके जीवन में परिवर्तन भी लेके आती है। तो अभी क्विकली नक्षत्रों के बारे में अगर हमने जानना है ना, यूं तो 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन आज एक टाइम कंस्ट्रेंट है, हम केवल पहले 9 नक्षत्रों के बारे में, जो 9 ग्रहों से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो मैं आपको अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताता हूं। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र जो है ना, ये 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट के एक्सटेंशन तक फैला हुआ होता है। जो अश्विनी नक्षत्र है, इसके स्वामी केतु हैं। और अश्विनी नक्षत्र जो है, आप कह लीजिए कि अगर आपका अश्विनी नक्षत्र है ना, तो इंसान जो है हमेशा किसी भी काम को शुरू करने के लिए जाना जाएगा, यानी इनको इनिशिएटर बोला जाता है। जो भी जीवन में फर्स्ट मूव लेनी होती है ना, इनसे बेहतर कोई नहीं ले सकता। इनको हीलिंग का वरदान होता है। जिस भी इंसान के पास बैठ जाएं, वो इंसान खुश, अच्छा फील करना शुरू कर देता है। अगर ये चिकित्सक हों, अगर ये डॉक्टर हों, तो जिसका भी इलाज करेंगे ना, इनके द्वारा दी गई दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। इवन मैं तो अपने क्लाइंट से कहता हूं कि अगर आपके घर में कोई अश्विनी नक्षत्र वाला इंसान है, यानी जिसके चंद्रमा अश्विनी में है, तो दवा की अगर जरूरत पड़े तो उनके हाथ से लीजिए, बड़ी जल्दी आप रिकवर करना शुरू कर दोगे। हर काम को स्पीड से करना, ये भी इनकी नेचर में होता है, लेकिन यही इनका गुण जो है ना, कई बार अवगुण बन जाता है, क्योंकि इनके अंदर पेशेंस की कमी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और ये शुरुआत तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते। उसकी वजह से काम को शुरू कर लेना ये इनकी नेचर है, लेकिन काम को बीच में छोड़ देना इनकी एक आदत बन जाती है। तो इनको चाहिए कि काम को बीच में ना छोड़ें। ये बहुत बढ़िया इंसान होते हैं भाई, हेल्प पहले करते हैं और पूछते बाद में है कि क्यों हेल्प चाहिए। ये एकदम से तत्पर होते हैं लोगों की हेल्प के लिए। और यहीं पे गड़बड़ भी हो जाती है कि अश्विनी नक्षत्र वाले जितने भी लोग हैं ना, लोग इनका फायदा बड़ा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्प करना इनकी फितरत में शामिल होता है, और ये
लोगों के काम बहुत ज्यादा आते हैं। और ठीक इसी समय पे आप एक पॉइंट नोट करिए कि लाइफ में भी जब भी आपने जीवन में कोई काम करना हो और उस समय अश्विन नक्षत्र चल रहा हो, तो आपके लिए एक विंडो कौन सी ओपन हो जाती है कि इस समय कोई नया काम शुरू कर लो। यह काम बड़ा द्रुत गति से, बड़ी स्पीड से आगे भागेगा। लेकिन ठीक उसी समय पे कोई ऐसा काम आपने करना हो जिसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, जिसमें पेशेंस चाहिए, फिर अश्विन नक्षत्र में काम मत शुरू करिएगा, क्योंकि वो काम जो है बीच में इनकम्प्लीट रह सकता है, उसमें प्रोसेस फॉलो नहीं हो सकता। तो देखिए कि एक अभी अश्विन नक्षत्र की जानकारी ने आपको जीवन में कितने फायदे आपको दिलवा दिए या कितने नुकसान होने से भी आपको बचा लिया। और अगर भरणी नक्षत्र की बात करें तो भरणी नक्षत्र जो है ये मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ होता है। शुक्र का नक्षत्र है ये। और भरणी नक्षत्र जो है ये आप कह लीजिए चीजों को होल्ड करके रखना, चीजों को प्रोटेक्ट करके रखना, ये भरणी नक्षत्र का काम होता है। भरणी नक्षत्र जिनका भी होता है ना, ये जीवन में एक इनके जीवन में घटनाक्रम कुछ ऐसे होते हैं कि ये अपनी जो बेसिक नेचर होती है ना उससे काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। ये लोग जहां पे भी बैठेंगे ना वहां पे भी माहौल को बदलने की कोशिश करेंगे। इनकी नेचर में शामिल होता है कि ये हर जीवन के संघर्ष से, जीवन के हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, या कह लीजिए अपग्रेड होते रहते हैं। एक भरणी नक्षत्र वाले को अगर आप 5 साल बाद मिलोगे ना, तो 5 साल बाद आप नोट करोगे जिस इंसान से आप 5 साल पहले मिले थे ना, ये उससे बहुत बदल चुका है। इनका कपड़े पहनने के तरीके से लेके काम करने का तरीका, बोलने के तरीके से लेके जीवन की चॉइसेस, हर चीज बदल चुकी है। बदलाव इनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। शुरू में मैंने बताया था ये चीजों को होल्ड करके रखना, चीजों को संजो के रखना, ये इनकी नेचर में शामिल होता है। यही इनकी परेशानी भी बन जाता है। इनके जीवन में कई बार क्या होता है कि ये ओवर हो जाते हैं, उसकी वजह से अपने आसपास के लोगों को भी जीवन में ये कंट्रोल करना चाहते हैं। ओवर प्रोटेक्शन जो होती है ना, ऑब्सेशन में कई बार बदल जाती है, जिसकी वजह से कई लोग इनकी संगत में थोड़ा सा सफोकेट फील करना शुरू कर देते हैं। तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा खुद को रिलीज करें, लोगों को कंट्रोल करना अगर ये कम करें ना, तो ये एक वन ऑफ द फाइनेस्ट नक्षत्र बन जाता है। और अगर जीवन की घटनाओं की बात करें तो जब भी भरणी नक्षत्र चल रहा होगा, कोई ऐसा काम जिसमें चीजों को संजो के रखना है वो भरणी नक्षत्र में किया जा सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको लोगों को काम डेलीगेट करना है, जिसमें आपको लोगों को ड्यूटियां बांटनी है, वो भरणी नक्षत्र में करोगे ना, वो कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि तब क्या होगा कि आपके अंदर कंट्रोलिंग इशू आ जाएगा, आपके अंदर एक ना परफेक्शनिस्ट बिहेवियर आ जाएगा कि ये काम मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता, मैं आगे किसी को क्यों दूं। क्योंकि तब आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहोगे। तो वो काम जिसमें आपने लोगों को काम बांटना है, टीम वर्क करना है, वो भरणी नक्षत्र में करोगे तो जीवन में मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। अब भरणी के बाद अगर बात करें कृतिका नक्षत्र की, तो सूर्य का नक्षत्र है। ये 1/3 मेष राशि में है और 2/3 जो है ये वृष राशि में होता है। और जिनका भी कृतिका नक्षत्र होता है ना, इनके जीवन में स्टैंडर्ड्स बड़े हाई होते हैं। ये जिस भी बैकग्राउंड में पैदा हो, अपने जीवन में स्टैंडर्ड्स बड़े ऊंचे मेंटेन रखते हैं। कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, ये कृतिका नक्षत्र वाले होते हैं। लेकिन इनके जीवन में ना 2 चीजें और होती हैं। पहली चीज, अपने टारगेट्स को लेके, अपने फंडामेंटल्स को लेके, जीवन में अपने विचारों को लेके क्लैरिटी इनके अंदर बहुत होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बाल की खाल निकालने में भी बड़े माहिर होते हैं। जहां पे भी किसी भी चीज में कोई दिक्कत हो ना, उस दिक्कत को ये पहचान भी लेते हैं और उस दिक्कत को पकड़ भी लेते हैं। तो ऑडिटर बनना या किसी भी ऐसे काम में होना जहां पे गलतियां ढूंढनी हो, कृतिका नक्षत्र वालों से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इसी में कई बार ये लोग थोड़े हार्श भी हो जाते हैं। ओवर परफेक्शनिस्ट होने की वजह से बाकी लोग इनकी संगत में अनफिट महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो इनको चाहिए कि अगर क्रिटिसाइज ही करना है ना, प्रोसेस को क्रिटिसाइज करो, लोगों को क्रिटिसाइज मत करो। और अब अगर जीवन में देखा जाए तो कृतिका नक्षत्र के अंदर वो काम करिए जिसके अंदर ऑडिट करना हो, जिसके अंदर हमें चीजों में गलतियां ढूंढनी हो। कला का क्षेत्र जहां पे एक इमोशंस का फ्लो चलता है, जहां पे कुछ ऐसी चीजें चलती हैं जहां पे गलतियां नहीं, हमें भावनाओं के साथ चलना होता है, वहां पे कृतिका नक्षत्र में करेंगे ना, ओवर परफेक्शनिस्ट बन के रह जाएंगे, काम नहीं हो पाएगा। तो कृतिका नक्षत्र जो है, यहां पे आप चीजों में फॉल्ट ढूंढिए, जीवन के स्टैंडर्ड्स हाई करिए, लेकिन लोगों के साथ हार्श मत होइए। अब कृतिका के बाद रोहिणी की बारी आती है। चंद्रमा का नक्षत्र है, वृष राशि के अंदर ही होता है। चीजों को सुंदर बनाना, चीजों को संजो के रखना, सब्र से काम करना, एक प्रोसेस के साथ काम करना, ये सारे रोहिणी के ही गुण होते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा चीजों के साथ जुड़ जाना, भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, ये भी रोहिणी का ही एक लक्षण होता है। जिनका रोहिणी नक्षत्र बहुत हावी होता है ना, वो चेंजेस से घबराते हैं,
इवन वो घर के अंदर भी कोई चीज़ एक से दूसरी जगह पे हिला के रख दी जाए ना, तो उसके अंदर भी बड़ा अनसेटल्ड सा महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो इनको अपने जीवन में क्या करना है, हमेशा चेंजेस जो है उनको एक्सेप्ट करना है, तभी इनका मन भी स्वस्थ रह पाता है। अब रोहिणी नक्षत्र में वो काम किया जाए जिसमें चीज़ों को बेटर बनाना है तो वो काम बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन वो काम जिसको बेटर बनाने से ज़्यादा चीज़ों में बदलना है वो रोहिणी नक्षत्र में करेंगे ना, तो ये करने वाले का इमोशनल सारे का सारा बैलेंस बिगाड़ देगा। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है। अब हम बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र, 50% ये नक्षत्र आता है वृष राशि में और बाकी 50% ये नक्षत्र मिथुन राशि में आता है। चीजों को सीखने का नक्षत्र, किसी भी चीज में डीप डाइव करने का, रिसर्च करने का नक्षत्र। ये लोग अगर शॉपिंग पे जाएंगे और ऑप्शन दिखाओ, और चीजें दिखाओ। हर चीज में, लाइफ में किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, ऑप्शंस जरूर ढूंढेंगे। दिक्कत कहां पे आती है, जब ये लोग ना चिल्लर में, माइक्रो मैनेजमेंट में चले जाते हैं और उसमें जरूरी चीजें इनसे छूट जाती हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र जिनका भी है, उनको अपने जीवन में सीखना तो अच्छा चाहिए, लेकिन अपने जीवन में माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें जो हैं लोगों पे छोड़ दो, कुछ चीजें प्रोसेस पे छोड़ दो। हर चीज को खुद ही करने की कोशिश करोगे तो ऑक्टोपस तो आप हो नहीं, हाथ तो दो ही हैं। उसमें क्या है, जरूरी काम कई छूट जाते हैं। तो यहीं पे इनके जीवन में वो वाला ट्विस्ट आता है कि जब ये लोग अपने जीवन में माइक्रो मैनेजमेंट को छोड़ के केवल और केवल चीजों की नॉलेज लेने या डीप डाइविंग की तरफ चले जाते हैं, तो जीवन में बहुत ग्रोथ लेना शुरू कर देते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में कोई भी काम शुरू होगा ना, काम वो शुरू करिए जिस काम में लगातार एक टीम मिलके काम करे। काम वो इस नक्षत्र में करिए जिस काम में ऑप्शंस जो हैं उनको सॉर्ट करने के लिए लोग हों। अगर नहीं है तो फिर मृगशिरा नक्षत्र में इंसान गोल गोल घूमता रह जाएगा, काम कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। अब मृगशिरा नक्षत्र के बाद हम बात करते हैं आद्रा नक्षत्र की, राहु का नक्षत्र, पूरी तरह से मिथुन राशि में आने वाला नक्षत्र। इनके जीवन में इमोशनल टर्बुलेंस बहुत आती है, घटनाक्रम इनको सिखाते हैं। सीखने वाला ये भी नक्षत्र है, लेकिन ये सीखते हैं परिस्थितियों से। और दिक्कत कहां पे होती है, कई बार ये अपनी परिस्थितियों में वश इतने सख्त हो जाते हैं कि लाउड बोलना इनको पता ही नहीं चलता, कभी ये हार्श वर्डिंग यूज कर गए, कभी ये लाउड हो गए, और उस वजह से कई बार इनके संबंध भी थोड़े से खराब होने शुरू हो जाते हैं। परिस्थितियों के प्रति ये लोग जो हैं ओवर रिएक्ट भी कर देते हैं। तो कोई भी सौम्य काम, कोई भी ऐसा काम जिस काम में आपको लगता है कि एक कंपैशन चाहिए, जिस काम में एक लगातार सौम्यता चाहिए, वो आद्रा नक्षत्र में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस नक्षत्र में किए जाने वाला जो काम है वो इमोशनल टर्बुलेंस लाने की क्षमता पूरी तरह से रखता है। और जिनका भी आद्रा नक्षत्र है, पहले तोलो फिर बोलो, बोलने के बाद तोलना जो है ये इनके किसी भी काम नहीं आता है। और अब अगर हम पुनर्वसु नक्षत्र की बात करें तो ये भी 2 राशियों में एक्सटेंडेड है। ज्यादातर इसका जो पार्ट है ये मिथुन राशि के अंदर है और बहुत थोड़ा पार्ट जो है वो कर्क राशि के अंदर आता है। पुनर्वसु नाम ही पुनर्वास से बना है। पुनर्वास यानी चीजों को रीएस्टेब्लिश करना। इस नक्षत्र की जो एनर्जी है वो रीसेट करने वाली एनर्जी है, रीस्टार्ट करने वाली एनर्जी है। पुनर्वसु नक्षत्र में आपको जीवन में हमेशा नई ऑप्शन या सेकंड चांस जरूर मिलता है। और जिनका भी पुनर्वसु नक्षत्र होता है ना, इनकी सिखाने वाली वाइब्स होती हैं, टीचर टाइप वाइब्स इनकी जरूर होती हैं। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है कि ओवर आशावादी बन जाते हैं ये लोग। हर चीज में ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना जो है कहीं पे भी हेल्प नहीं करता है। पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर कोई भी काम शुरू किया जाए ना, उस काम के अंदर एक तो आपको ऑप्शंस बड़ी मिलती हैं, और काम इसके अंदर वो करिए जिस काम को आपने रीस्टार्ट करना है, रीसेट करना है। कोई भी ऐसा काम जिसमें एक बिल्कुल नया आइडिया कंसीव किया गया हो, वो पुनर्वसु नक्षत्र में करेंगे ना, तो उस काम में रीस्टार्ट होने या रीसेट होने के योग बार बार बनते चले जाएंगे। और फिर शनि का नक्षत्र आता है, पुष्य नक्षत्र। बहुत पवित्र नक्षत्र है, मेरा तो वैसे भी ये फेवरेट नक्षत्र है, क्योंकि आपके जितने भी कर्म होते हैं ना, पुष्य नक्षत्र में जाके स्टोर होते हैं। कर्क राशि के बिल्कुल मध्य में जाके ये नक्षत्र आता है। और जीवन में किसी भी चीज को एक स्ट्रक्चर बना के काम करना, किसी भी चीज में आपने चीजों को प्रोटेक्ट करना, मेंटर बनना किसी भी काम में, ये पुष्य नक्षत्र का काम है। पुष्य नक्षत्र में आप काम करते हो ना, तो आपका वो काम जो है वो पूरा भी होता है, काम अपनी परिणति पे पहुंचता है। और जिन लोगों का जन्म नक्षत्र पुष्य होता है उनको मिस्टर डिपेंडेबल बोला जाता है। लेकिन पुष्य नक्षत्र में भी कुछ बाकी नक्षत्रों की तरह खामियां हैं। वो ये होती हैं कि हर एक इंसान के ये प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं और उसकी वजह से इनके अपने काम छूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नर्चरिंग नक्षत्र है ये। और लोगों को नर्चर करते करते ये लोग अपने कई लाइफ के काम है जो इनसे पीछे छूटने शुरू हो जाते हैं।
तो पुष्य नक्षत्र में आप नया काम शुरू करिए, नई परचेज करिए, वो काम करिए जो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, लेकिन आप सेवा उतनी ही करिए जितनी आप अफोर्ड कर सकें। अपने काम छोड़ के सेवा करेंगे तो ये नक्षत्र आपको बैकफायर भी कर जाएगा। और अब 9वें नक्षत्र की बात करते हैं, आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र है। कर्क राशि के अंत में ये नक्षत्र आता है और पूरे का पूरा कर्क राशि में ही आता है। इसके बाद कर्क राशि के 30 डिग्रियां खत्म हो जाती हैं। बुध का नक्षत्र है। ये लोग सोचते बहुत अच्छा है और ये पूरा एक पैटर्न में सोचते हैं, लेयर्स में सोचते हैं। वो हर काम जिसमें डीप थिंकिंग चाहिए, वो हर काम जिसको सोच समझ के किया जा सकता है, वो अश्लेषा में हो सकता है। अश्लेषा नक्षत्र वाले लोग जो हैं ये सीक्रेट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इधर की बात उधर करना इनकी नेचर में नहीं होता है, लेकिन एक दिक्कत हो जाती है इनमें कि कई बार ये इतना ज़्यादा सीक्रेटिव बन जाते हैं कि कई लोगों पे भी शक करना शुरू कर देते हैं। तो जिनके भी बर्थ चार्ट में अश्लेषा नक्षत्र ज़्यादा एक्टिव होता है ना, उनको शक्की बनने से बचना चाहिए। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस में मैं नक्षत्रों के और पहलुओं पे भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि नक्षत्रों के ऊपर मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आ रहा है, विस्तार वाला कोर्स आ रहा है, जिसमें सारे के सारे नक्षत्रों पे, उन नक्षत्रों के पीछे पौराणिक कथाएं कौन सी जुड़ी हुई हैं, नक्षत्र हमारे जीवन में पूरा काम किस तरह से करते हैं, नक्षत्रों को देखा किस तरह से जाए, नक्षत्रों को डीकोड कैसे किया जाए, नक्षत्रों की हेल्प से जीवन में जो हमारी होने वाली घटनाएं हैं इनका अंदाजा लगा के इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें इस कोर्स में सीखने को मिलेंगी। और इस कोर्स का नाम रहेगा नक्षत्र सूत्र। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट आप आज ही रिजर्व करवा सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक अन्य जानकारी के साथ, एक अन्य विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।